बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंटरनेशनल ख़बरें और ये बहुत सारी ख़बरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और क्योंकि हमने एक दिन पहले भी इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं की थी तो इसलिए वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। नूर मुकद्दम वाले केस में आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो एहसन यूनुस हैं अब, और जब ये केस शुरू में ज़ेर तफ्तीश था उस वक्त आईजी इस्लामाबाद कोई और साहब थे। तो जो मौजूदा आईजी हैं उन्होंने जब खबरें सारी सुनी, और इवन कल मैंने भी इसके ऊपर एक वीलॉग किया था, आज दिन में चलता रहा, बहुत सारे अखबारात ने इसके ऊपर खबर दी थी कि जिस किस्म के सवाल जवाब हुए हैं तो उस पर उन्होंने आज एक बड़ी आला सतही मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने सीनियर अफसरान तमाम बुलाए थे, जितने भी तफ्तीश के अंदर शामिल लोग हैं वो बुलाए, और तमाम चीज़ों को सामने रखकर उन्होंने यकीन दिलाया कि मीडिया को, जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा कि ये सवालात का एक ऐसा सेशन था अदालत के अंदर जराह का जिसमें हाँ या ना में जवाब देना था। तो वो वकील ने सवालात ही इस तरह के किए कि तफ्तीशी के जवाबों से ये लगा कि जैसे कुछ है ही नहीं इस केस में। तो आज उन्होंने कहा कि नूर मुकद्दम के जो नाखून है उसके अंदर जो खाल के नमूने मिले हैं, यानी वो नोच रही थी अपने आप को बचाने के लिए, तो वो जो नमूने हैं ये एक बड़ा सबूत है। वो जाहिर जाफर के उससे डीएनए से मैच किए हैं, ये कंफर्म है कि उसके हैं। छुरी के ऊपर जो खून है वो नूर मुकद्दम का है। फिर उन्होंने इस तरह दीगर कुछ 7-8 शवाहिद आज शेयर किए मीडिया के साथ जो कल की रिपोर्टिंग में नहीं थे। तो ये नए आईजी को मैं जानता हूं, एहसन यूनुस को, ये बहुत बेहतर पुलिस ऑफिसर हैं, और इसके अलावा आजकल ये कुछ खास काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में। ये कुछ गैर कानूनी जो ऐसे अड्डे और ऐसी चीज़ें बनी हुई होती हैं जिससे लोग बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन वो इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं होती। ये उनके ऊपर छापे मार के उनको बंद कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो शीशा क्लब्स हैं, ये शीशे से बहुत जल्दी नौजवान बीमार हो जाते हैं और उनको बीमार, मतलब ये बड़ा नुकसानदेह है शीशा, पूरी दुनिया इसको मानती है। तो शीशा क्लब जो इस्लामाबाद में गैर कानूनी जितने बने हुए हैं उन सारों को भी बंद करवा रहे हैं ये आईजी इस्लामाबाद के। अब हमारे कुछ सहाफ़ियों के शीशा क्लब भी हैं, ये भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये मुझे पिछले दिनों मेरे एक सहाफ़ी दोस्त ने बताया कि इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो पुलिस के बहुत खिलाफ हो जाएंगे और बहुत सारी रिपोर्टिंग नए आईजी के खिलाफ इसलिए करेंगे बहुत सारे सहाफ़ी, क्योंकि सहाफ़ियों के शीशा क्लब्स हैं इस्लामाबाद में और वो नहीं चाहते कि उनके गैर कानूनी धंधे इस्लामाबाद पुलिस बंद करवाए। बहरहाल ये चलता रहेगा, इसकी जो खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो बाइडन ने एक सहाफ़ी को गाली निकाल दी है। सहाफ़ियों की लगता है पूरी दुनिया के अंदर ही कमख्ती आई हुई है, लेकिन ये जो बाइडन ने गाली निकाली है और गंदी गाली निकाली है। सहाफ़ी ने उससे सवाल किया और उसके जवाब में जो बाइडन का पारा हाई हो गया और उन्होंने गाली निकाल दी है। क्या कहा, मैं आपको वो खबर सुना देता हूं। ये फॉक्स न्यूज़ का रिपोर्टर था और उसने सवाल पूछा था। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और इख्तिताम पर उनसे सख्त नाकद चैनल जो फॉक्स न्यूज़ है उसके सहाफ़ी ने महंगाई से मुताल्लिक एक सवाल पूछ लिया। सवाल यह था कि क्या महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, यह सवाल पूछा था। कि जवाब में उन्होंने तंजिया कहा कि नहीं, महंगाई एक असासा है। इसके बाद सब उठ के चले गए और वो जो हॉट माइक था वो समझे जो बाइडन के माइक बंद हो गया है। ये पहले हो भी चुका है, माजी में भी नवाज शरीफ के साथ भी हो चुका है और भी 2-4 पाकिस्तानी सियासतदान उनके साथ हो चुका है। बहरहाल ये माइक उन्होंने सोचा कि बंद हो गया, लेकिन वो माइक चालू था और इस दौरान जो बाइडन ये समझे कि माइक बंद है और उन्होंने आहिस्ता से सहाफ़ी को अहमक भी कहा और फिर उसको एक गंदी गाली भी दी। सन ऑफ आप समझें अब क्या कहा था। तो ये जो बाइडन है जी, दुनिया का सबसे मुअम्मर और सबसे सीनियर सियासतदान, अमेरिकी तारीख का सबसे ज़्यादा मुअम्मर सियासतदान। तो ये इस वक्त इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है हुक्मरानों में भी और पब्लिक में भी। और अमेरिका के अंदर महंगाई कितना ज़्यादा भड़का रही है, कितनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब कर रही है। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब इसी जो बाइडन से सवाल पूछा सहाफ़ियों ने कि जनाब अफगानिस्तान से इस तरह निकल के भाग जाना, ये बुज़दिली और इस तरह के जब ताने मिले, तो जो बाइडन ने उनको कहा हाथ खड़ा करो, तुम में से कौन है जो पूरे अफगानिस्तान को इकट्ठा रख सकता है। इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर उल्टा चैलेंज डाल दिया। उस दिन भी कुछ फ्रस्ट्रेट लगे थे, लेकिन यहां पे उन्होंने, और फिर ये क्लिप वायरल हो गया, मौके पे तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब
रिकॉर्डिंग सुनी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडियो क्लिप्स वायरल हुई, तो फिर भांडा फूट गया जो बाइडन का और अब उनके ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो फॉक्स न्यूज़ है उसने जो इसकी ट्विटर के ऊपर हेडलाइन लिखी है वो लिखा है कि पॉटी माउथ, और ये जो सवाल किया था फॉक्स न्यूज़ के पीटर डोसी ने, ये सवाल किया था पीटर डोसे, और उनके सवाल के जवाब में जो बाइडन ने जो है वो उनको अलकाबाद से नवाज दिया और उनकी वालदा को भी गाली निकाल दी सहाफ़ी की। बहरहाल ये तो है जी फ्रस्ट्रेशन। अब आ जाए एक और इंटरनेशनल खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान इससे पहले जितनी भी आबदोज़ें इस्तेमाल करता था, आबदोज़ या सबमरीन जिसको आप पानी के नीचे ले जाते हैं और बहुत गहराई में ले जाके दुश्मन के इलाके में ट्रैवल कर सकते हैं, पाकिस्तान ने 65 की जंग में काफ़ी दिनों तक अपनी एक आबदोज़ गाजी को भारत के बिल्कुल पानियों के बीच में रखा था और वो वहाँ अपनी ड्यूटी करती रही थी। तो 71 की जंग में भी हमारे पास आबदोज़ें थी। पाकिस्तान की पहली आबदोज़ गाजी थी, फिर बाद में फिर एक और गाजी। पाकिस्तान का ज़्यादा इन्हिसार आबदोज़ों के मामले में हमेशा से फ्रांस के ऊपर रहा है। फ्रांस के दिए हुए तैयारे हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और ये आबदोज़ें जो हैं इनका ताल्लुक फ्रांस से था, जो ज़्यादा बाद में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जो अभी भी पाकिस्तान के पास थी। और अब तो पाकिस्तान अपनी जो लड़ाका तैयारों की नई खेप है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है, उन्हीं से लड़ाका तैयारे ले रहा है। अगर अमेरिका के और यूरोप के चक्कर में रहता तो शायद अभी तक पाकिस्तान के तैयारे फारग हो गए होते और एयरफोर्स को ताला लग जाता, खुदा न खास्ता। अगर हम उनके चक्कर में रहते तो 1-2 दहाइयों के बाद हम बिल्कुल ख़त्म थे। तो फिर चाइना के साथ मिलकर हमने अपने तैयारे बनाए, उनको अपग्रेड किया और बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है। तो अब हम चीन के साथ हमने मुआहदा कर लिया है और चीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और नई आबदोज़ें जो हम चीन से लेंगे उनको हंगूर का नाम दिया जाएगा और ये 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाली आबदोज़ हंगूर को वर्से में लेकर आगे की तरफ चलेगी। पाकिस्तान में सबमरीन का इन्हिसार सिर्फ फ्रांस की टेक्नोलॉजी पर था, अब पाक बहरिया चीन की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही मैंने आपको बताया वो बना रहे हैं और पाकिस्तानी बहरिया की सबमरीन फोर्स को 57 साल हो गए हैं। ग़ालिबन 1964 में पहली मरतबा या 1964 में पहली मरतबा पाकिस्तान ने सबमरीन हासिल की थी। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान सबमरीन से काम कर रहा है, या जिसको आप आबदोज़ कहते हैं। चाइना से जो पाकिस्तान लेना जा रहा है ये 8 युआन क्लास आबदोज़ें हैं जिनको पाकिस्तान अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है और ये चीनी साख्ता है। ये पाकिस्तान की उस ज़रूरत को पूरा करेंगी जो इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान को जो ताकत दरकार है उसको पूरा करेंगी। तो ये पाकिस्तान का एक और शिफ्ट है। अब एक और चीज़ है, इसके ऊपर ज़रा आप गौर कीजिए। मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के हालात के ऊपर हम नज़र रखेंगे क्योंकि रशिया वहाँ पे बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर चुका है और रूस ये चाहता है कि मशरकी यूरोप से, यानी वो ममालिक जहाँ पे रूस की सरहदें लगती हैं यूरोप के, वहाँ से नेटो की फ़ौजें और यूरोपियन इन्फ्लुएंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जैसा कि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के आसपास के ममालिक में रूस का और चीन का किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह रूस भी एक बड़े मुल्क के तौर पे ये चाहता है कि उसके आसपास के मुल्कों में अमेरिका और मगरब का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो यूक्रेन के अंदर, क्योंकि इस वक्त उनकी बात नहीं मानी जा रही, वो बहुत बड़ी तादाद में अपने फौजियों को क्रीमिया और यूक्रेन की सरहदों तक ले आए और वहाँ पे ला के वो उनके साथ मशकें कर रहे हैं। ऐसे में जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक धमकी दी है और बरतानवी मीडिया के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में बोरिस जॉनसन ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया रूस पर अपनी पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। रूस यूक्रेन तनाज़े में अगर ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेता है तो उसके नताइज भयानक होंगे। यूक्रेन पर अगर हमला हुआ तो रूस के कितने ही बेटे अपनी माओं के पास वापस नहीं जा पाएंगे। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी फौजी घरों को नहीं लौट पाएंगे। ये बात, और ये बहुत बड़ी धमकी है जो दे रहे हैं बोरिस जॉनसन। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उम्मीद की थी कि रूस अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने में कमी लाएगा। रूस ने 1 लाख सिपाहियों की सफबंदी कर दी है और ये एग्जैक्टली यही हुआ है। इस वक्त तक 1 लाख रूसी फौजी इस खित्ते के अंदर उन्होंने जमा कर दिए हैं लड़ाई के लिए, जबकि दूसरी फोर्सेस क्या कर रही है वो मैं आपको भी बताता हूं।
और जो यूक्रेन के खिलाफ रूस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अगर रूसी ताकत यूक्रेन के शहरों और कस्बों को मिटा देती है तो इसके बाद की तबाही का सोचकर दिल कांप जाता है। अमेरिका और बरतानिया ने अपने सफारतकारों को और उनके अहले खाना को, जो सफारतकार हैं उनको ये हुक्मनामा जारी किया है अमेरिका ने और बरतानिया ने कि अपने अहले खाना को फौरी तौर पर यूक्रेन से निकाल दें। यानी इसका मतलब आप समझते हैं, जब भी किसी मुल्क के ऊपर बड़ी जंग मुसल्लत होने वाली होती है या किसी खित्ते में लड़ाई लगने वाली होती है और जंग के बादल गहरे हो जाते हैं तो फिर सबसे पहले वहां से अपने कीमती लोगों को निकाला जाता है। अपने शहरियों के लिए पहले ही एडवाइस जारी कर चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि जो सफारती अमला वहां पे मौजूद है यूक्रेन में, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो बरतानिया है, उन दोनों मुल्कों ने ये कहा है कि तमाम सफारतकारों के तमाम अहले खाना से मुल्क छोड़कर वतन वापस लौट आने का हुक्म जारी कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने रूसी फौजी कार्रवाई के बढ़ते हुए खतरात के सबब सफर से भी बाज रहने को कहा है कि यूक्रेन की जानिब कोई ना जाए। सफर से मुतालिक अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाली एडवाइजरी में महकमा खारजा ने कहा कि इसे ऐसी इतलात हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अहम फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है। एक तो लोग जो हैं वहां पे हमारे इजाफी वो वापस आ जाएं और दीगर मुलाजमीन भी वहां से रजाकाराना तौर पर रवानगी की उनको इजाज़त दे दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल खास तौर पर यूक्रेन की सरहदों के पास रूस के जेरे कब्जा क्रीमिया और रूस के जेरे कंट्रोल मशरकी यूक्रेन में गैर यकीनी है और बहुत जल्द हालात बिगड़ सकते हैं। ये अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन कशीदगी हजारों अमरीकी और नेटो फौजी हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने कहा है कि रूस के साथ कशीदगी के माहौल में वो मशरकी यूरोप के लिए इजाफी जंगी तैयारे और बहरी जहाज भेज रहा है। एक बयान में नेटो का कहना था कि डेनमार्क बहरा बाल्टिक में अपने एक बहरी बेड़ा रवाना कर रहा है और इसके साथ ही 4 F-16 जंगी तैयारे लिथुआनिया पहुंचा रहा है, भेज रहा है। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन में बढ़ती हुई कशीदगी के माहौल में इसने भी अपने तकरीबन 8,500 फौजियों को मुख्तसर नोटिस पर तैनात करने के लिए हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन और यूरोपीय रहनुमा मॉस्को को मुतनब्बा करने के लिए मगरबी फौजी इत्तेहाद के साथ इस बात पर मुत्तहिद हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। और दूसरी जानिब जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने भी खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांस अटलांटिक फौजी इत्तेहाद की जानिब से खित्ते में कोई भी फौजी सरगर्मी सुर्ख लकीर को अबूर करने की मानंद होगी। अब इनका भी एक इत्तेहाद है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूस ने जिन मुल्कों से, जो मुल्क रूस के अंदर से बने थे और इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर रूस ने भी अपना एक इत्तेहाद बनाया हुआ है और मुख्तलिफ मुल्क उसका हिस्सा है, लगभग 6 या 7 मुल्क हैं। तो उसने ये कहा कि अगर नेटो कोई सरगर्मी इस तरह की करता है, हमारी सुर्ख लकीर को अबूर करता है, तो फिर हम उसका जवाब देंगे और उसकी सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। ताज़ा इकदाम यूक्रेन और रूस के बहरान में कशीदगी को मजीद हवा देंगे जो किए जा रहे हैं इस खित्ते में, क्योंकि बरतानिया ने भी हथियार भेजे हैं, अमेरिका ने भी हथियार भेजे हैं, नेटो ने अपने फौजी तैयार कर दिए हैं, पेंटागन ने 8,500 फौजियों को तैयारी का हुक्म दे दिया है। यूक्रेन के फौजी पहले उन्होंने तैयार किए हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस का 1 लाख फौजियों का एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो इन सरहदों पे जमा हो चुका है। मॉस्को वैसे तो इस बात से इनकार करता है कि वो पहल नहीं करेंगे हमला करने की, लेकिन जितनी बड़ी फौजी ताकत जमा हो रही है ये लड़ाई के बगैर वापस आती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि रूस हर हाल में चाहेगा कि इस खित्ते में मगरबी ममालिक का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए और कभी ना बने। और दूसरी तरफ मगरबी ममालिक ये चाहेंगे कि वो रूस को दबाने का ये मौका ज़ाया ना करें। अब हथियारों की दौड़ है, फौजियों की दौड़ है और लड़ाई का माहौल है। देखिए, नेटो को ये लड़ाई अपने इलाके से काफ़ी दूर आकर लड़नी पड़ेगी। इन्हिसार इस बात पर है कि यूक्रेन खुद कैसा लड़ता है, लेकिन यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो रूस के हमायती हैं। तो यहां अमेरिका के लिए और नेटो के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी इस लड़ाई में। एक और चीज़ है कि यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन के लिए तकरीबन 1.25 अरब यूरो का इमदादी पैकेज पहला तैयार भी हो गया है। यानी अभी वहां जंग भी नहीं लगी और इमदादी पैकेज तैयार हो गया है।
गौर करें आप, जब अमेरिका ने और यूरोप ने कहीं पे जाके जंग करनी होती है तो उससे पहले बड़ी इमदाद भेजते हैं वहां पे, धड़ाधड़। टारगेट इनका रूस है, यूक्रेन के साथ इनको कोई हमदर्दी नहीं है। जैसा कि पहले भी इनका टारगेट रूस था, इनको अफगानियों से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर ये आ गए यहाँ पे और दोबारा यहाँ पे बैठे आके, तब भी इनका टारगेट जो है वो ये खित्ता था, तब भी इनको अफगानियों से कोई हमदर्दी नहीं थी। अब 1.25 अरब यूरो का पैकेज उस यूक्रेन के लिए जारी कर दिया है जहां अभी कोई बहरान नहीं है इतना बड़ा, और वो अफगानिस्तान जो इस वक्त बहरान से निपटने की कोशिश कर रहा है, जहां बहरान ही इन मुल्कों की वजह से है, वहां के लिए कोई पैकेज अनाउंस नहीं कर रहा है, बल्कि उनके जो पैसे हैं वो भी रिलीज नहीं कर रहे। तो ये इनका तरीका वारदात है और इसी तरीके से ये दुनिया को देखते, तोलते और नापते हैं। ताइवान और चाइना के बीच में भी मामला आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना इस मौके से फायदा उठा रहा है। वो मैं आपको फिर बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।